गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। हमीद अहमद मेमोरियल बालिका इंटर कॉलेज की ऑनलाइन क्लासेज में आप सबका स्वागत है। मैं राहिल राम गुप्ता आज कक्षा 10 में जीव विज्ञान के अंतर्गत मानव का उत्सर्जन तंत्र पढ़ाऊंगा। ठीक है, मानव का उत्सर्जन तंत्र या ह्यूमन एक्सक्रेटरी सिस्टम, मानव का उत्सर्जन तंत्र। ठीक है, मानव उत्सर्जन तंत्र का मुख्य कार्य शरीर में से अपशिष्ट नाइट्रोजनी पदार्थों जैसे यूरिया आदि को बाहर निकालना होता है। मनुष्य में मुख्य उत्सर्जन वृक्क होते हैं तथा इनसे संबंधित अन्य सहायक उत्सर्जन भी होते हैं, जैसे मूत्रवाहिनियाँ, ठीक है, मूत्रवाहिनियाँ, मूत्राशय और मूत्रमार्ग। ठीक है, मूत्रवाहिनियाँ, इसको हम यूरेटर बोलते हैं। यूरेटर। मूत्राशय, इसको यूरिन ब्लैडर बोलते हैं। और ये है यूरेथ्रा। यूरेथ्रा, ठीक है। तो आज हम मानव के उत्सर्जन तंत्र के बारे में पढ़ाएंगे। इसके पिछले वीडियो में हम उत्सर्जन के बारे में बता चुके हैं कि उत्सर्जन क्या होता है, उत्सर्जन क्रिया किसे कहते हैं। ठीक है, उत्सर्जन क्रिया की परिभाषा क्या होती है, उत्सर्जन क्या होता है, पिछले वीडियो में हम सब कुछ बता चुके हैं। उत्सर्जन कितने प्रकार का होता है ये भी बता दिए हैं। आज हम मानव के उत्सर्जन तंत्र के बारे में पढ़ाएंगे। ठीक है, जैसा कि अभी हमने पहले बताया कि मानव उत्सर्जन तंत्र का मुख्य कार्य शरीर में से अपशिष्ट नाइट्रोजनी पदार्थों को बाहर निकालना होता है। ये अपशिष्ट पदार्थ जैसे यूरिया, ठीक है, मुख्य रूप से मनुष्य का उत्सर्जन कार्य क्या होता है, यूरिया, उसको शरीर से बाहर निकालना होता है। मनुष्य में मुख्य उत्सर्जक वृक्क होते हैं, जिसको किडनी कहते हैं, गुर्दा कहते हैं, तथा अन्य सहायक अंग भी होते हैं जो उससे जुड़े हुए होते हैं। मूत्रवाहिनियाँ, जिसको यूरेटर कहा जाता है, मूत्राशय, जिसको यूरिन ब्लैडर बोला जाता है, और मूत्रमार्ग, ठीक है, यूरेथ्रा, ये इससे संबंधित सहायक अंग होते हैं। अब हम बात करते हैं सीधे वृक्क के बारे में। ठीक है, वृक्क, ठीक है, वृक्क या किडनी, वृक्क या किडनी क्या होती है, ठीक है, ये कहाँ पाई जाती है, कितनी होती है। मनुष्य में एक जोड़ी वृक्क पाए जाते हैं। कितने? एक जोड़ी वृक्क पाए जाते हैं जो उदर गुहा में डायाफ्राम के नीचे, ठीक है, हमने श्वसन वाले चैप्टर में डायाफ्राम के बारे में बताया था कि मनुष्य के शरीर में दो गुहा होती है, एक वक्ष गुहा, दूसरी उदर गुहा। ठीक है, इन दोनों गुहाओं को जो डिवाइड करता है, अलग करता है, उसको डायाफ्राम कहते हैं। एक ऐसी संरचना होती है। ठीक है, तो उदर गुहा में डायाफ्राम के नीचे कशेरुक दंड, जो वर्टिब्रल कॉलम का कशेरुक दंड के दोनों अधर सतह पर पेरिटोनियम झिल्ली द्वारा लगे होते हैं। ठीक है, एक झिल्ली
बिजली होती है पेट्रोलियम, उसी के द्वारा वे लगे होते हैं। वृक्क की बाह्य संरचना कैसे होती है? जो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर के बारे में, वृक्क की बाह्य संरचना, ठीक है। तो वृक्क सेम के बीज के आकार के होते हैं। किसके? सेम के बीज के आकार के होते हैं, जो कत्थई भूरे लाल रंग के अंग होते हैं। वृक्क की लंबाई लगभग 10 सेंटीमीटर होती है। कितनी? 10 सेंटीमीटर, ठीक है। सामान्यतः जो वयस्क मनुष्य के वृक्क की लंबाई होती है वो लगभग 10 सेंटीमीटर होती है और चौड़ाई 5 से 6 सेंटीमीटर होती है। कितनी? 5 से 6 सेंटीमीटर, ठीक है। और जो मोटाई होती है वो 2 से 5 सेंटीमीटर होती है। ये जो है सेम के बीज के आकार के कत्थई भूरे लाल रंग के अंग होते हैं, जिसकी लंबाई लगभग 10 सेंटीमीटर, चौड़ाई 5 से 6 सेंटीमीटर और मोटाई लगभग 2 से 5 सेंटीमीटर होती है। पुरुष में वृक्क का भार लगभग 130 से 160 ग्राम तक होता है, ठीक है। 130 से 160 ग्राम, ठीक है। पुरुष में जो वृक्क का भार होता है वो 130 से 160 ग्राम तक होता है और स्त्रियों में 110 से 150 ग्राम, ठीक है। स्त्रियों में जो वृक्क का भार होता है वो 110 से 150 ग्राम तक होता है। वृक्क के ऊपर एक ग्रंथि पाई जाती है जिसको अधिवृक्क ग्रंथि कहते हैं या एड्रिनल ग्लैंड बोलते हैं इसको, एड्रिनल ग्लैंड, ठीक है। दोनों वृक्क के ऊपर टोपी के समान एक संरचना होती है, ठीक है। टोपी के समान एक संरचना पाई जाती है जिसे अधिवृक्क ग्रंथि या एड्रिनल ग्लैंड या सुप्रारेनल ग्लैंड कहते हैं, ठीक है। मनुष्य में दायां वृक्क बाएं वृक्क की अपेक्षा कुछ पीछे तथा नीचे की ओर स्थित होता है। जो मनुष्य का जो दायां वृक्क है, दाहिना वाला, ठीक है, दायां वृक्क, ये बाएं वृक्क की अपेक्षा कुछ पीछे तथा नीचे की ओर स्थित होता है। वृक्क का भीतरी किनारा धंसा हुआ या अवतल होता है। जो भीतरी किनारा, ये भीतरी किनारे हैं, ठीक है। वृक्क का जो भीतरी किनारा होता है, ये भीतरी किनारे हैं, ठीक है। वो अंदर की तरफ थोड़ा सा दबा होता है या अवतल होता है। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा दबा हुआ है, ठीक। लेकिन जो बाहरी किनारा होता है वह बाहर की ओर उभरा हुआ होता है या उत्तल आकार का होता है। अवतल जो सतह होती है, अवतल सतह या भीतरी सतह भीतर की ओर धंसकर वृक्क की नाभिका या हाइलम बनाती है। वृक्क की नाभिका या हाइलम, यहाँ पे जो धंसा हुआ पार्ट होता है, इस फिगर में आप देखिए, ये जो है हाइलम है, धंसा हुआ जो भाग होता है वृक्क की नाभिका या इसको हाइलम कहते हैं, ठीक है। हाइलम या नाभिका कहते हैं। तो धंसा हुआ जो भाग होता है वो वृक्क का हाइलम या नाभिका बनाता है। यहाँ से मूत्र नलिका निकलती है। क्या निकलती है? मूत्र नलिका। आप देख रहे हैं ये मूत्र नलिका है, मूत्रवाहिनी, ठीक है। ये आप देख रहे हैं ये क्या है? ये मूत्रवाहिनी है, मूत्र नलिका है या यूरेटर है। तो यहाँ से हाइलम से या नाभिका से मूत्र नलिका निकलती है जो मूत्राशय में खुलती है। नीचे जाकर के एक जो है ब्लैडर के समान संरचना होती है, ठीक है, जिसको हम यूरिन ब्लैडर या मूत्राशय कहते हैं। तो मूत्राशय में जाकर के ये खुलती है। प्रत्येक वृक्क धमनी द्वारा रुधिर प्राप्त करता है।
इस संरचना में ये जो है वृक्क धमनी है। क्या है ये? वृक्क धमनी, जिसको रीनल आर्टरी बोलते हैं। तो प्रत्येक वृक्क जो होता है, इसमें देखिए ये वाली संरचना, ये वाली नलिका, प्रत्येक वृक्क, ये वाली नलिका, प्रत्येक वृक्क रीनल धमनी द्वारा रुधिर को प्राप्त करता है। ठीक है, मतलब वृक्क में रीनल धमनी के द्वारा, वृक्क धमनी के द्वारा रुधिर जो है अंदर की तरफ प्रवेश करता है। ठीक है, और वृक्क शिरा द्वारा शुद्धिकरण के पश्चात रुधिर एकत्रित करके पश्च महाशिरा के माध्यम से हृदय में भेज दिया जाता है। ठीक है, ये जो है वृक्क धमनी है और ये पृष्ठ धमनी है। ठीक है, ये जो है वृक्क शिरा है, ये अग्र महाशिरा है। ठीक है, ये शिरा देख रहे हैं आप। इस शिरा के माध्यम से जो रुधिर होता है वो शुद्धिकरण के पश्चात, ठीक है, प्यूरिफिकेशन के पश्चात रुधिर को इस वृक्क शिरा के द्वारा हृदय में भेज दिया जाता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं वृक्क की आंतरिक संरचना के बारे में। ये तो रहा वृक्क के बाहरी संरचना, इंटरनल स्ट्रक्चर। अब हम वृक्क की आंतरिक संरचना के बारे में बात करते हैं। देखिए, वृक्क के भीतरी धंसे हुए किनारे के मध्य में कील के समान एक खोखली रचना श्रोण या पेल्विस होती है। क्या होती है? श्रोण या पेल्विस, आप यहाँ पे देख रहे हैं। ठीक है, वृक्क के भीतरी धंसे हुए किनारे के मध्य में कील के समान, आप देख रहे हैं यहाँ पर एक कील के समान संरचना है। ठीक है, जिसे हम श्रोण या पेल्विस कहते हैं, जो संकरी होकर मूत्र नलिका का निर्माण करती है। जो आगे जो है निकल करके संकरी होकर के किसका निर्माण करती है? मूत्र नलिका का निर्माण करती है। तथा शेष भाग ठोस तथा दो भागों, बाहरी बढ़ी भाग, इसको बल्कुल कहते हैं, इसके अंदर का जो भाग होता है ठोस भाग, ये दो भागों में बटा होता है। ठीक है, जो बाहरी या बढ़ी भाग होता है उसको हम बल्कुट या कॉर्टेक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? बल्कुट या कॉर्टेक्स। ठीक है, ये कॉर्टेक्स है, बल्कुट या कॉर्टेक्स। ये जो बाहर का मतलब परिधीय भाग होता है किनारे का। ठीक है, जो परिधीय भाग होता है किनारे का बाहरी भाग, उसको हम बल्कुट या कॉर्टेक्स कहते हैं। ठीक है, इसके बाद जो केंद्रीय भाग होता है, भीतरी या केंद्रीय भाग, ठीक है, जो भीतर की तरफ होता है, ये परिधीय भाग था वृक्क का, जो वृक्क बल्कुट या कॉर्टेक्स भाग बनाता है। और जो भीतरी अंदर की तरफ जो केंद्रीय भाग होता है, ठीक है, उसे हम मेडुला कहते हैं। क्या कहते हैं? मेडुला कहा जाता है। आप देख रहे हैं ये मेडुला के पिरामिड्स हैं, तो ये इसमें ये पिरामिड पाए जाते हैं, इसको हम मेडुला कहते हैं। ठीक है, जो भीतर की तरफ होता है, केंद्रीय भाग होता है। प्रत्येक वृक्क में असंख्य कुंडलित तथा लंबी सूक्ष्म नलिकाएं होती हैं। प्रत्येक वृक्क में असंख्य कुंडलित तथा सूक्ष्म नलिकाएं पाई जाती हैं, जिन्हें हम वृक्क नलिकाएं या नेफ्रॉन कहते हैं। क्या कहते हैं? वृक्क नलिका, वृक्क नलिका, या इसको हम नेफ्रॉन कहते हैं। NEPHRON। ठीक है, प्रत्येक वृक्क में असंख्य पतली महीन कुंडलित नलिकाएं पाई जाती हैं, जिसको वृक्क नलिका या नेफ्रॉन कहते हैं। ठीक है, वृक्क नलिका या नेफ्रॉन ये वृक्क की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है। ठीक है, वृक्क की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है। मेडुला में 8 से 15 त्रिभुजाकार संरचनाएं पाई जाती हैं, जिसे फिर हम पिरामिड्स कहते हैं। वृक्क में 8 से 15 तक, ये देख रहे हैं आप, त्रिभुजाकार संरचनाएं हैं। ठीक है, वृक्क में 8 से 15 तक जो है, उनकी संख्या 8 से लेकर के 15 तक होती है, जो त्रिभुजाकार संरचना होती है, इसको हम
पढ़ेंगे वृक्क नलिका या नेफ्रॉन क्या होती है। ठीक है, इसको भी हमने बताया कि वृक्क नलिका या नेफ्रॉन ये वृक्क की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है। अब हम बात करते हैं वृक्क नलिका या नेफ्रॉन की संरचना के बारे में। ठीक है, ये जो है ये वृक्क नलिका या नेफ्रॉन की संरचना का फिगर है, चित्र है। ठीक है, देखिए प्रत्येक वृक्क में लगभग 8 से 12 लाख महीन लंबी तथा कुंडलित वृक्क नलिकाएं पाई जाती हैं। प्रत्येक वृक्क में लगभग 8 से 12 लाख, ठीक है, कितनी संख्या में 8 से 12 लाख महीन पतली कुंडलित वृक्क नलिकाएं पाई जाती हैं, जिसको हम नेफ्रॉन कहते हैं। क्या कहते हैं? नेफ्रॉन। इसे नेफ्रॉन भी बोला जाता है। और अभी हमने बताया कि नेफ्रॉन को वृक्क की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई कहा जाता है। तो नेफ्रॉन्स होते हैं, इनकी संख्या लगभग 8 से 12 लाख होती है, जो वृक्क की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है। प्रत्येक नेफ्रॉन में या वृक्क नलिका में निम्नलिखित कई संरचनाएं होती हैं। बहुत सारी संरचनाएं होती हैं इसमें। ठीक है, इसको हम एक एक करके इसका अध्ययन करते हैं। कई पार्ट में इसको डिवाइड किया गया है। इसमें सबसे पहला भाग हम लेते हैं ये वाला पोर्शन। ठीक है, जिसको बोमेन संकुल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बोमेन संकुल। ठीक है, यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं BOWMAN संकुल, कैप्सूल। ठीक है, इसको बोमेन्स कैप्सूल भी कहते हैं या बोमेन संकुल कहते हैं। ये जो है ये पहला भाग, इसको हम चल रहे हैं बताने, जो वृक्क नलिका का या नेफ्रॉन का पहला भाग है बोमेन संकुल या बोमेन्स कैप्सूल। प्रत्येक नेफ्रॉन में दोहरी कलायुक्त प्याले के समान संरचना होती है। दोहरी कलायुक्त, ये आप देख रहे हैं, ये दोहरी कला युक्त एक संरचना है। ठीक है, दोहरी मेम्ब्रेन, दोहरी कलायुक्त प्याले के समान संरचना होती है। आप देख रहे हैं इसकी संरचना है, ये जो इसका शेप है, आकार है, प्याले के समान है। प्याले के समान संरचना होती है, जिसको मैल्टिजी संकुल या बोमेन संकुल कहते हैं। क्या कहते हैं? इसको बोमेन संकुल या मैल्टिजी संकुल या मैल्टिजियन कैप्सूल भी कहते हैं, जिसका बाहरी स्तर पतली सल्की उपकला, ये जो बाहरी स्तर है आप देख रहे हैं, ये बाहरी स्तर पतली सल्की उपकला का बना होता है, तथा आंतरिक स्तर, ये जो आंतरिक स्तर है, आंतरिक स्तर विशेष प्रकार की कोशिकाओं से, इसको कहते हैं पोडोसाइट। कौन सी कोशिका? पोडोसाइट। पोडोसाइट्स। ठीक है, पोडोसाइट्स एक विशेष प्रकार की कोशिका है, पोडोसाइट्स। ठीक है, एक विशेष प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर के, ये जो आंतरिक झिल्ली या आंतरिक भाग है, विशेष प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर के बना होता है। इनको हम पोडोसाइट्स कहते हैं। ठीक है, ये तो रहा जो है वृक्क नलिका या नेफ्रॉन का पहला भाग, जिसको हम बोमेन संकुल या मैल्टिजी कैप्सूल, मैल्टिजी संकुल कहते हैं, जो प्याले के समान संरचना होती है, दोहरी कला से घिरी होती है। ठीक है, बाहरी जो कला होती है, बाहरी स्तर एक चपटी सल्की उपकला का बना होता है। ये जो बाहरी स्तर है चपटी सल्की उपकला का बना होता है, लेकिन जो आंतरिक स्तर है विशेष प्रकार की कोशिकाओं से बना होता है, जिनको हम पोडोसाइट्स कहते हैं। अब दूसरा भाग है केशिका गुच्छ। ये दूसरा भाग है
केशिका गुच्छ या इसको हम ग्लोमेरुलस कहते हैं, ग्लोमेरुलस। ठीक है, केशिका गुच्छ या ग्लोमेरुलस। आप देख रहे हैं यहाँ पर इस कैप्सूल के अंदर में एक जालिकावत संरचना है, जाल की समान संरचना है। इसी को हम केशिका गुच्छ या ग्लोमेरुलस कहते हैं। बोमेन संपुट के अंदर रुधिर का प्रवाह जो होता है, ये बोमेन संपुट है। इसके अंदर जो रुधिर का प्रवाह होता है, जो रुधिर आता है, रुधिर का प्रवाह एक मोटी अभिवाही धमनिका के द्वारा होता है। आप देख रहे हैं एक मोटी अभिवाही धमनिका, ठीक है, जिसको एफरेंट आर्टेरियोल कहते हैं। ठीक है, इस कैप्सूल के अंदर, बोमेन संपुट के अंदर रुधिर का प्रवाह एक अभिवाही धमनिका, जिसको एफरेंट आर्टेरियोल कहते हैं, आर्टेरियोल कहते हैं, इसके द्वारा रुधिर का प्रवाह होता है। तथा जो इस जालिका के बाहर जो रुधिर निकलता है वह किसके द्वारा होता है? एक प्रकार की पतली नलिका होती है, जिसको कहते हैं अभिवाही धमनिका। ठीक है, इसको हम एफरेंट आर्टेरियोल। ठीक है, जो रुधिर इस जालिका से बाहर की तरफ निकलता है, ठीक है, ये धमनिका होती है अभिवाही धमनिका या एफरेंट आर्टेरियोल, इसको कहते हैं। ठीक है, दोनों धमनिकाएं, एक जो बाहर की तरफ निकल रही है और एक जो अंदर की तरफ प्रवेश कर रही है, दोनों धमनिकाएं इस कैप्सूल के अंदर प्रवेश करके एक जाल के समान, एक गुच्छे के समान संरचना बना लेती हैं। ठीक है, जिसको केशिका गुच्छ या ग्लोमेरुलस कहा जाता है। ठीक है, एक बार से आप देख लीजिए, बोमेन संपुट के अंदर रुधिर का प्रवाह एक अभिवाही धमनिका के द्वारा होता है। मतलब इस बोमेन संपुट में जो रुधिर आता है एक अभिवाही धमनिका के द्वारा आता है और बाहर किसके माध्यम से निकलता है? अपवाही धमनिका या एफरेंट आर्टेरियोल। ठीक है, अपवाही धमनिका के माध्यम से बाहर निकलता है। तो ये बोमेन कैप्सूल के अंदर दोनों धमनिकाएं मिलकर के जाल के समान, गुच्छे के समान संरचना बनाती हैं, जिसको केशिका गुच्छ कहा जाता है। ठीक है, तो ये रहा जो है नेफ्रॉन का दूसरा भाग। अब हम तीसरे भाग की तरफ चल रहे हैं। तीसरा भाग है मैलपीली कणिका। क्या है? हम नाम यहाँ पे लिख रहे हैं। पहला था बोमेन संपुट, ठीक है, दूसरा था केशिका गुच्छ, और तीसरा मैलपीली कणिका। ठीक है, तीसरा है मैलपीली कणिका। तीसरा है मैलपीली कणिका। मैलपीली कणिका क्या होती है? केशिका गुच्छ तथा बोमेन संपुट सम्मिलित रूप से मैलपीली कणिका कहलाती है। केशिका गुच्छ, ठीक है, ये पार्ट जो जालिकावत संरचना है, केशिका गुच्छ तथा बोमेन संपुट, ये चीज जालिका के समान संरचना, केशिका गुच्छ तथा बोमेन संपुट सम्मिलित रूप से ये मैलपीली कणिका कहलाते हैं। ठीक है, इसको अंग्रेजी में रीनल कार्पस कहते हैं। ठीक, कणिका का निचला भाग आप देख रहे हैं, ये यहाँ से यहाँ तक संरचना इस गुच्छी को लेकर के ये जो है मैलपीली कणिका है। इसके जो पीछे की संरचना होती है, जिसको हम ग्रीवा कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्रीवा या नेट बोला जाता है, यानी पीछे। ठीक है, मैलपीली कणिका के पीछे की जो संरचना होती है उसको
नेट या ग्रीवा बोला जाता है, जो रोमांटिक उत्तला का बना होता है। किसका बना होता है? रोमांटिक उत्तला का। इस तरह से रचना होती है, रोमांटिक उत्तला का बना होता है। इसमें उपस्थित जो रोमांच होते हैं, उपस्थित रोमांच केशकाकुत्स निश्चय को निपटान में आगे बढ़ाने में सहायक होते हैं। जो केशकाकुत्स से निश्चय से निकलता है, फिर से निकलता है, ठीक है। इस छने हुए पदार्थ को, छने हुए भाग को ये पीछे की तरफ निपटान की तरफ आगे बढ़ाने में ये जो संरचना होती है, जिसको हम रोमांच कहते हैं, ये जो रोमांच लगे होते हैं, इसके समान संरचना ये केशकाकुत्स से निकले हुए निश्चय को निपटान में पीछे की तरफ बढ़ाने में सहायता करती है, ठीक है। ये तो रहा जो है तीसरा भाग, मैल की कलियां। अब हम चलते हैं चौथे भाग की तरफ, जिसको कहते हैं समीपस्थ कुंडलित नलिका, ठीक है। चौथा है समीपस्थ कुंडलित नलिका, ठीक है। या इसको हम समीपस्थ कुंडलित नलिका या इसको प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड टिंगुल्स कहते हैं। प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड टिंगुल, ठीक है। समीपस्थ कुंडलित नलिका या प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड टिंगुल्स को अंग्रेजी में कहा जाता है। देखिए ग्रीवा का जो पीछे का भाग होता है, ग्रीवा का अंतिम भाग, मान लीजिए ग्रीवा का अंतिम भाग मोटी, या देख रहे हैं ग्रीवा का पीछे का भाग ये, इसमें थोड़ा सा गलती हो गई है, ये वाला समीपस्थ कुंडलित नलिका, ये हम गलत दिखा दिए हैं। समीपस्थ कुंडलित नलिका ये है, ये, ठीक है। ये समीपस्थ कुंडलित नलिका है। ग्रीवा का पीछे का भाग एक मोटी कुंडलित नलिका से जुड़ा हुआ होता है। आप देख रहे हैं एक्वाइडिक नलिका है, कुंडलित नलिका है। इस कुंडलित नलिका से जुड़ा हुआ होता है। इस कुंडलित नलिका को ही समीपस्थ कुंडलित नलिका कहते हैं। इसका नाम समीपस्थ इसलिए रखा गया है क्योंकि ये बोमेन कैप्सूल के समीप होती है, ठीक है, पास में होती है, इसलिए इसको समीपस्थ कुंडलित नलिका या प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड टिंगुल कहते हैं, ठीक है। जिसकी कोशिकाओं पर रसांकुर पाए जाते हैं। ये जो है समीपस्थ कुंडलित नलिका है, इसकी कोशिकाओं पर रसांकुर होते हैं। रसांकुर आप जानते होंगे उंगली के समान पतली पतली संरचनाएं होती हैं, ठीक है, जिसको विलाई कहा जाता है, VILLI, ठीक है। उंगली के समान फरवर्ड होते हैं, संरचना होती है, इसको क्या बोला जाता है? रसांकुर कहा जाता है, ठीक है। तो इसकी कोशिकाओं में रसांकुर पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? रसांकुर पाए जाते हैं, जो मिलकर ब्रुश बॉर्डर का निर्माण करते हैं। किसका? ब्रुश बॉर्डर। यहाँ पे लिख दे रहे हैं ब्रुश बॉर्डर, ठीक है। ये जो नलिका आप देख रहे हैं मोटी कुंडलित नलिका है, ठीक है। इसकी सतह पर रसांकुर पाए जाते हैं। रसांकुर ये जो है ये उंगली की समान संरचनाएं होती हैं, ठीक है, जो मिलकर के ब्रुश
जिससे इस भाग की जो अवशोषण क्षमता होती है वो बढ़ जाती है। ठीक है, इसका कार्य क्या होता है, इसके जो अवशोषण सतह होती है, ठीक है, एब्जॉर्प्शन एरिया जो होती है वो जो है बढ़ जाती है, क्योंकि इस पर जो है रसायन लगे होते हैं, विलायक लगे होते हैं, कवच लगे होते हैं। ठीक है, ये जो कवच होते हैं, रसायन होते हैं, इसकी जो अवशोषण क्षमता होती है इस नली की, उसको जो है ये बढ़ा देते हैं। ठीक है, ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। इस पर जो है इसकी सतह पर पतले पतले जो है रसायन पाए जाते हैं, विलायक पाए जाते हैं। ठीक है, अब उसके बाद इस नेफ्रॉन की जो अगला भाग है, ठीक है, ये जो चौथा भाग था समीपस्थ कुंडलिनी नलिका। अब हम इसके पांचवें भाग पर बात करते हैं, जो इस कुंडलिनी नलिका के नीचे वाला भाग है। ठीक है, इसको कहते हैं हेनले लूप। क्या कहते हैं, हेनले लूप कहा जाता है। ठीक है, हेनले लूप ये जो है नेफ्रॉन का पांचवा भाग है, इसका नाम है हेनले। देखिए समीपस्थ कुंडलिनी नलिका ये आगे जाकर के एक द्वितीय आकार की नली से ये जुड़ी होती है। आप लोग देख रहे हैं इसका जो शेप है, इसका जो आकार है, ये जो है द्वितीय आकार का नली का जो योग होता है, द्वितीय आकार की नली होती है, जिसको हम हेनले लूप कहते हैं। ठीक है, इस हेनले लूप में आकर के ये जो समीपस्थ कुंडलिनी नलिका होती है, ये ठीक है, जाकर के किसमें खुलती है, हेनले लूप में खुलती है, नीचे की ओर। ठीक है, इसकी नीचे की ओर जाने वाली भुजा को अवरोही भुजा कहेंगे। क्या कहेंगे, आप देख रहे हैं यहाँ से ये जो नलिका नीचे की तरफ जा रही है, यहाँ से यहाँ तक का ये भाग जो है हेनले लूप है। ठीक है, यहाँ से ये जो नीचे की तरफ नलिका जा रही है, इसको हम कहते हैं अवरोही भुजा। ठीक है, कौन सी भुजा, अवरोही, मतलब ये नीचे की तरफ जा रही है, इसको अवरोही भुजा कहेंगे या डिसेंडिंग लिंब कहेंगे। डिसेंडिंग लिंब, ठीक है, डिसेंडिंग लिंब। इस नली हेनले लूप का जो नीचे की तरफ जो नलिका जाती है, ठीक है, नीचे की तरफ जो भुजा जाती है, इसको हम कहते हैं अवरोही भुजा। कौन सी भुजा कहते हैं, अवरोही भुजा। तथा ऊपर की तरफ, अब यहाँ से होते हुए ये नली आप देख रहे हैं ये ऊपर की तरफ जा रही है। ठीक है, तो जो ये ऊपर की तरफ जा रही है, इसको हम कहेंगे, यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं ये आरोही भुजा, आरोही भुजा, या इसको एसेंडिंग लिंब कहते हैं, एसेंडिंग लिंब। ठीक है, जो ऊपर की तरफ भुजा जाती है हेनले लूप की, उसको हम आरोही भुजा कहते हैं, और जो नीचे की तरफ भुजा जाती है हेनले लूप की, उसको हम अवरोही भुजा कहते हैं। ठीक है, यह क्रमशः सल्की उपकला तथा घनाकार उपकला की बनी होती है। ठीक है, ये जो है सल्की उपकला की बनी होती है, सल्की उपकला, सल्की उपकला, और ये क्या होती है, ये घनाकार उपकला की बनी होती है, घनाकार उपकला की बनी होती है। ठीक है, तो जो समीपस्थ कुंडलिनी नलिका से नीचे की तरफ एक द्वितीय आकार की नली होती है, इसको हेनले लूप कहा जाता है। इस हेनले लूप की जो नीचे जाने वाली भुजा होती है, उसको हम आरोही भुजा कहते हैं। ठीक है, अवरोही भुजा कहते हैं, अवरोही भुजा कहते हैं या डिसेंडिंग लिंब कहते हैं। ये जो है सल्की उपकला की बनी होती है। ठीक है, सल्की उपकला की बनी होती है, और जो इस योग नली का जो ऊपरी भाग होता है, ऊपर की तरफ जो भाग होता है, भुजा होती है, उसको हम आरोही भुजा या एसेंडिंग लिंब कहते हैं, और ये आरोही भुजा घनाकार उपकला की बनी होती है। ठीक है, इसका कार्य क्या होता है, ये मुख के कांकड़ के जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ये जो द्वितीय आकार की नली है, इसका कार्य क्या होता है, ये जो है
रेगुलेशन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, मूत्र के सांद्रण के नियमन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ठीक है, ये तो हमारे अब इसके बाद अगली संरचना जो इससे जुड़ी हुई है, ये भी कुंडलित है, आप देख रहे हैं, ये भी मोटी कुंडलित संरचना है। इसको हम कहते हैं दूरस्थ कुंडलित नलिका। तो 8वां जो भाग है इसको दूरस्थ कुंडलित नलिका कहते हैं। दूरस्थ कुंडलित नलिका या डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, ठीक है, अंग्रेजी में इसको कहते हैं डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, ठीक है, और मूत्र संग्रही नलिका, ठीक है, इसको भी हम ऐड कर लेते हैं। ये मूत्र संग्रही नलिका आप देख रहे हैं, ये कलेक्टिव ट्यूब्यूल है, मूत्र संग्रही नलिका, और ये दूरस्थ कुंडलित नलिका, ये 8वां भाग हो जाएगा। तो ये दूरस्थ कुंडलित नलिका क्या होती है? दूरस्थ कुंडलित नलिका वृक्क नलिका का ये अंतिम भाग है, ठीक है, ये यहाँ से शुरू होता है और ऐसे होते हुए जैसे करने के लिए आता है। तो ये जो दूरस्थ कुंडलित नलिकाएं हैं, नलिका है, ये वृक्क नलिका का अंतिम भाग होता है, ठीक है। कौन सा भाग? अंतिम भाग है, जो एक मोटी मूत्र संग्रही नलिका में जाकर के, ठीक है, आप देख रहे हैं ये कुंडलित नलिका आगे जाकर के जो है एक मोटी मूत्र संग्रही नलिका यूरिन कलेक्टिंग ट्यूब्यूल में जाकर के होती है, मूत्र संग्रही नलिका में जाकर के होती है। यह स्तंभीय उपकला से निर्मित होती है, क्योंकि ये जो है ये कुंडलित नलिका ये स्तंभीय उपकला से निर्मित होती है। इससे स्तंभीय उपकला, स्तंभीय उपकला से निर्मित होती है। ये जो दूरस्थ कुंडलित नलिका है, ये जो है स्तंभीय उपकला से निर्मित होती है। प्रत्येक संग्रह नलिका लगभग 8 से 9 वृक्क नलिकाओं से जुड़ी होती है। ये आप देख रहे हैं संग्रह नलिका है, यहाँ पर जगह पर देख रहे हैं आप जो है ये जुड़े हुए भाग दिखाई दे रहे हैं। तो ये जो प्रत्येक संग्रह नलिका होती है, ये जो है 8 से लगभग 9 ये वृक्क नलिका से ये जुड़ी रहती है। ये जो संग्रह नलिका है इसमें जो है लगभग 8 से 9 वृक्क नलिकाएं या निशान इसमें जुड़े रहते हैं। अनेक संग्रह नलिकाएं मिलकर के वॉल्यूम, अनेक संग्रह नलिकाएं मिलकर के एक बड़ी समूह नलिका का निर्माण करती है। ये संग्रह नलिका है, कई संग्रह नलिकाएं मिलकर के, ठीक है, बोलने की नलिका बनाती है। क्या बनाती है? ब्रीदिंग की नलिका। अनेक संग्रह नलिकाएं मिलकर के बेलने की संग्रह नलिका बनाती है, ठीक है। इस नलिका से गुजरते समय मूत्र से अधिकतम जल का पुनरावलोकन कर दिया जाता है, ठीक है। इसका कार्य क्या होता है? जब से मूत्र से गुजरता है तो उसमें से पानी की जो अधिक से अधिक मात्रा होती है उसको एब्जॉर्ब कर लिया जाता है और शोषित कर लिया जाता है, ठीक है। इसका कार्य क्या है? ये जो मूत्र नलिका है इसका कार्य यही है, ये नलिका है और इसका कार्य है अधिकतम जल का जो अवशोषण होता है उस मूत्र से अधिकतम जल का अवशोषण इस नलिका के द्वारा कर लिया जाता है, ठीक है। तो आज की क्लास में बस इतना ही। अब हम अगले वीडियो में बताएंगे कि मूत्र का निर्माण कैसे होता है, यूरिन फॉर्मेशन, ठीक है, मूत्र निर्माण की क्रिया कैसे होती है, इस वृक्क में या वृक्क नलिका में निशान में मूत्र का निर्माण कैसे होता है। ये रहा है एक वृक्क नलिका या निशान की संरचना के बारे में हमने बताया। इसके मुख्य रूप से कितने भाग होते हैं? 5 भाग, 6 भाग होते हैं। सबसे पहला है यहाँ पे देख रहे हैं एक
केशिकावृत्त है जो अभिवाहित संख्या और अपवाहित संख्या दोनों के मिलने से यहाँ पर एक दूसरे के समान जंतु को दूसरे के समान संरचना बन जाती है, जिसको केशिकावृत्त कहा जाता है। तीसरा है मैलपीगी संख्या। मैलपीगी संख्या का मतलब होता है ये जो केशिकावृत्त है और ये पूर्ण संख्या है, ये सामूहिक रूप से, ठीक है, सामूहिक रूप से इसको हम क्या कहते हैं, मैलपीगी संख्या कहते हैं। अगला भाग है समीपन सुंदरित नलिका। इस भूमि समूह से जुड़ी हुई जो कुंडली नलिका होती है उसको हम समीपन सुंदरित नलिका कहते हैं, ठीक है। अगला है हेनले लूप। समीपन सुंदरित नलिका नीचे की तरफ जो है एक पतली नलिका से जुड़ी होती है, जिसका आकार होता है वो अंग्रेजी के युग आकार का होता है। इसको हम हेनले लूप कहते हैं। इसके दो भाग होते हैं, ये नीचे जाने वाली जो भुजा होती है इसको अवरोही भुजा या असेंडिंग लिम्ब कहते हैं, ऊपर जाने वाली भुजा को आरोही भुजा या असेंडिंग लिम्ब कहते हैं, ठीक है। उसके बाद अगला है हेनले लूप। हेनले लूप हो गया फिर दूरस्थ कुंडलित नलिका, और ये जो है संग्रह नलिका। दूरस्थ कुंडलित नलिका आप देख रहे हैं जो हेनले लूप है इसका आगे का भाग जो है, ठीक है, इसका पीछे वाला जो भाग है एक प्रकार की पुनः कुंडली संरचना से नलिका से जुड़ा हुआ है, इसको हम दूरस्थ कुंडलित नलिका कहते हैं, ठीक है। और ये जो है आगे जाकर के मूत्र संग्रही नलिका से जुड़ा होता है। अब हम अगले वीडियो में बताएंगे कि मूत्र निर्माण की क्रिया नेफ्रॉन के द्वारा वृक्क नलिका के द्वारा कैसे होती है, ठीक है। तो धन्यवाद, आज की वीडियो में बस।